हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। स्वागत है दोस्तों आपका एसजीआई कंप्यूटर क्लासेस पे। दोस्तों, इधर आपकी लगातार 3 से 4 दिनों तक क्लास नहीं हो रही थी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो पूरी टीम है वो सीकर में ऑफलाइन बैच के लिए बिल्कुल समर्पित है, जैसे हमने आज तक आपको ऑनलाइन पढ़ाया है। तो उसी कड़ी में लगातार बैक टू बैक सेमिनार हो रहा है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है सीकर के। तो आज निमका थाना आपने सुना होगा, अगर आप राजस्थान के हैं तो, और अगर नहीं है तो आप सर्च करिएगा निमका थाना। और जहां तांबे की सबसे ज्यादा, जो खेतड़ी का नाम सुना होगा है ना, जो माइंस है उसी के आसपास है। तो इस कारण से आपकी क्लासेस प्रॉपर नहीं हो रही। आप सोचो, सुबह 5 बजे निकले हैं सेमिनार के लिए और फिर करीब करीब 5-6 बजे वापस लौटे हैं स्टूडियो, और तब जाकर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि आपकी जो क्लासेस है वो मिस ना हो, है ना। तो इधर 2 दिन मिस इसलिए हो गया था क्योंकि हम टाइम से स्टूडियो पहुंच नहीं पा रहे थे। मेरी कोशिश होगी कि जब तक पूरी सेमिनार कंप्लीट ना हो तब तक इसी तरीके से रिकॉर्डेड मोड में आपको बैक टू बैक वीडियो मिलता रहे, ताकि आपको लगे ना कि सर मतलब हम ऑनलाइन वालों के लिए क्या किया, भूल गए क्या, है ना। इसी कड़ी में मैंने आज से शुरू करा कि ताकि आपको आधे घंटे की क्लास मिले, लेकिन आपको लगे कि सर वो क्लास बिल्कुल जो आपका रिदम है वो ना टूटे, है ना। दोस्तों, इसी कड़ी में हम देखें कि यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। उन बच्चों से पूछिए जिन्होंने 2019-20 में जो रेलवे की वैकेंसी आई थी, एनटीपीसी, ग्रुप डी या फिर एएलपी, जो आज सिलेक्टेड हैं। आप में से कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो सिलेक्टेड हैं। आपको याद होगा एक विकास जी आते थे जो बिहार में सिलेक्टेड हैं, है ना। कई सारे ऐसे बच्चे, मैंने एक बच्चे का नाम लिया जो मेरे दिमाग में आ गया, है ना, अंजलि जी हैं जो बिहार टीचर में सिलेक्टेड हैं। तो हम शुरुआत में हार्ड लेबर करते हैं लेकिन उसका फल हमें अल्टीमेट रूप से मीठा ही मिलता है ना। तो शुरुआत करते हैं, देखते हैं, क्योंकि एक्चुअली ना समय बहुत कम है। फिर कल मैं रात में ये सेमिनार के लिए निकलना है सुबह 5 बजे। तो इसीलिए मुझे लगा कि यार आपकी क्लासेस बहुत गैप हो रही है, इसीलिए वीडियो करते रहे। ठीक है, चलिए चलते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज हम फिर से आपको 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन बताएंगे आपको। उस वो 20 क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं आप एनटीपीसी, ग्रुप डी ग्रुप डी के एग्जाम में देखे हो, या फिर रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी के पेपर में देखे हो, या फिर कहीं ना किसी एग्जाम में आप देखे हो जो पूछा गया है। तो पहला सवाल आपके लिए ये रहा, क्या कहता है क्वेश्चन, कि इनमें से कौन सी संरचना निर्माण में ताजमहल के समरूप है। विच ऑफ दिस स्ट्रक्चर्स इज सिमिलर इज कंस्ट्रक्शन टू द ताजमहल। आराम से देखिएगा, ऐसे सवाल ना आपसे गलती कराता है सेटर, क्योंकि आप सेटर को लगता है ना कि बिल्कुल आप गलती करोगे। तो क्या कहता है दोस्तों, देखिएगा कि अकबर का मकबरा, जहांगीर का मकबरा, हुमायूं का मकबरा या बीबी का मकबरा, क्या निकल कर आएगा। कहा ताजमहल के समरूप है। यानी आपको याद होगा कि जब शाहजहां ने आगरा में ताजमहल का निर्माण कराया था और औरंगजेब जब राजा बना, तो वो भी अपनी पत्नी जो रबिया उद्दुरानी या दिलरास बानो, आपको याद होगा, है ना, उनके याद में इसने बीबी का मकबरा का निर्माण कराया था। कहां पे? महाराष्ट्र में। कहा दोस्तों? महाराष्ट्र में। कहां कराया था? महाराष्ट्र में, है ना। ठीक है, चलिए, तो आइए देखते हैं। अगर अकबर अकबर के मकबरा की बात करें तो मैं आपको बता दूं, ये आपको देखने को मिलेगा आगरा में। एक जगह है सिकंदरा। कहा दोस्तों? सिकंदरा। जहांगीर का मकबरा की बात करें दोस्तों, तो जहांगीर का मकबरा आपको कहां मिलेगा? लाहौर में। ठीक है, हुमायूं के मकबरा की बात करें तो भारत में ऐसा पहला मकबरा है जिसका गुंबद व्हाइट मार्बल से बना है। तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, और ये महाराष्ट्र में। दोस्तों, कहां पे? महाराष्ट्र में। मैं आपको इमेज दिखाऊं, आप देखोगे ये है भारत का दूसरा ताजमहल, जो हूबहू ताजमहल जैसा दिखता है, जिसे हम दक्षिण भारत का ताजमहल कहते हैं, दक्षिण भारत का ताजमहल कहते हैं, या फिर हम ताजमहल का फूहड़ नकल कहते हैं। ये चीजें याद रखिएगा, ठीक है। अगर आप ताजमहल देखोगे तो ये आगरा का ताजमहल है ना, जो यमुना के किनारे आपको देखने को मिलता है। अभी आगे दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन इनमें से किसके द्वारा किया जाता है? इलेक्ट्रोल कॉलेज के द्वारा, या गुप्त मत के द्वारा, या महाभियोग के द्वारा, या अध्यादेश के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, आराम से देखिएगा। हु अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन इनमें से किसके द्वारा किया जाता है? तो हमें पता है कि सर भारत का जो राष्ट्रपति है उसका निर्वाचन है। अगर मैं आर्टिकल की बात करूं तो दोस्तों आपको याद होगा 54 और 55, ये दो आर्टिकल्स हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। 54 की बात करें तो आपको याद होगा कि सर 54 में राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है उसकी चर्चा है,
और इसमें क्या है, इसके तरीके हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका क्या होगा। तो दोस्तों पहले हम क्वेश्चन का आंसर समझते हैं, ये है क्या। कई सारे बच्चे के दिमाग में आएगा सर इलेक्टोरल कॉलेज होगा क्या, नहीं। आप याद रखिएगा कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो ईवीएम में नहीं होता है, वो क्या होता है, बैलेट पेपर में होता है, सीक्रेट बैलेट पेपर में, ठीक है। कौन कौन भाग लेगा दोस्तों, तो याद रखिएगा इलेक्टेड मेंबर, इलेक्टेड मेंबर्स, अब देखना लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, ये भाग लेते हैं, है ना। ये याद रखिएगा क्या होता है, अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता है दोस्तों। सर इंपीचमेंट महाभियोग की बात करें तो आर्टिकल नंबर 61 में है, और महाभियोग लिया गया दोस्तों यूएसए अमेरिका के राष्ट्रपति से। और ऑर्डिनेंस की बात करें तो आर्टिकल नंबर 1, 2, 3 ऑर्डिनेंस जारी करते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। आ जाइए आगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, द नेम ऑफ द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। आसान सवाल है, बट देखते हैं कि संसद के ऊपरी सदन का नाम लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ऐसे क्वेश्चन देखिए और आगे बढ़ जाइए। बिल्कुल राज्यसभा। दोस्तों राज्यसभा की बात करें तो आर्टिकल नंबर 80 अपर हाउस है, जिसे ऊपरी सदन, जिसे बुजुर्गों का सदन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि कभी ये भंग नहीं होता है। अगर हम इनकी टेन्योर की बात करें, जो मेंबर चुन के जाते हैं, कार्यकाल क्या होगा दोस्तों, तो कार्यकाल सर 6 साल कार्यकाल है ना। और अगर देखेंगे हम कि सर जो राज्यसभा है कभी भंग नहीं होता है, कार्यकाल इनके 6 साल होंगे। और ये लोकसभा, ये निम्न सदन है, लोअर हाउस, निम्न सदन लोअर हाउस है ना। विधानसभा और विधान परिषद ये राज्यों में देखने को मिलेंगे, और विधान परिषद ये राज्यों का अपर हाउस है, उच्च सदन है, राज्यों का अपर हाउस है। तो सर कितने राज्यों में अपर हाउस देखने को मिलता है आपको याद होगा, तो दोस्तों याद रखिएगा कर्नाटक, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, यानी कुल मिलाकर 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर आपको विधान परिषद देखने को मिलते हैं, ठीक है। और विधानसभा दोस्तों भारत के कितने राज्यों में, तो 28 राज्यों में विधान परिषद, विधानसभा, और 3 यूटी में विधानसभा। कौन कौन, पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, ठीक है। आ जाइए आगे, इनमें से किस शहर में देश का सर्वप्रथम ऑल वुमेन एम्प्लॉइज पोस्ट ऑफिस की स्थापना की गई है। कहा गया दोस्तों कि सर पहली बार ऐसा हुआ देश में कि कौन सा शहर है वो जहां पर पूरे की पूरी ऑल वुमेन एम्प्लॉइज पोस्ट ऑफिस, यानी उस पोस्ट ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो सब के सब क्या हैं, फीमेल है। तो क्या होगा, मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई, तो क्या निकल कर आएगा, सर ये नई दिल्ली है। क्या है दोस्तों, नई दिल्ली है, याद रखिएगा। लौह महिला के रूप में परिचित मार्गरेट थैचर किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। मार्गरेट थैचर नोन एज द आयरन लेडी। जैसे हम भारत की आयरन लेडी की बात करते हैं तो आपको याद होगा इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी को हम भारत की आयरन लेडी कहते हैं। वैसे ही दोस्तों आयरन लेडी मार्गरेट थैचर किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री है, तो आसान सवाल है सर, ये यूनाइटेड किंगडम, कहाँ की, यूनाइटेड किंगडम की, यानी इंग्लैंड, ब्रिटेन, है ना। तो मार्गरेट थैचर, याद रखिएगा। आ जाइए आगे, भारत में अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन इंडिया। भारत में अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक की बात करें तो बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश या ओडिशा। दोस्तों इसका जवाब तो झारखंड होगा, लेकिन वर्तमान समय में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा आपको कहां दिखेगा दोस्तों, आंध्र प्रदेश में, है ना। कहां दिखेगा, आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा माइका। अगर हम विश्व की बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा माइका है, इंडिया में सबसे ज्यादा माइका है। लेकिन अगर राज्य की बात करें तो झारखंड में ना स्टोरेज की बात होगी, लेकिन सबसे ज्यादा भंडार अब हो गया कहां, आंध्र प्रदेश में। कहा है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा बिल्कुल, पहले झारखंड हुआ करता था। ओके आगे, गांधी जी को महात्मा जो नाम है वो इनमें से किसने दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, क्या निकल कर आएगा। तो आपको याद होगा दोस्तों कि गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं, 9 जनवरी को इसलिए एनआरआई डे मनाते हैं, और आकर ये 1916 में बीएचयू में पहली बार मिलते हैं, लखनऊ पैक्ट में आते हैं, और लखनऊ पैक्ट में राजकुमार शुक्ला साहब मिलते हैं, वहीं उनको चंपारण आने के लिए आमंत्रित करते हैं। और फिर 1917 में पहली बार आपको याद होगा कि सत्याग्रह की शुरुआत की जाती है भारत में, और वहीं पर इनको महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर दे देते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को कवि या गुरु की उपाधि किसने दी, तो गांधी जी ने। यानी हम कह सकते हैं गिव एंड टेक, एक दूसरे को आपस में दे दिए, ठीक है। चलिए आ जाइए आगे। हाँ एक चीज और दोस्तों, फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता की बात करें, फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता की बात करें तो कौन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता, है ना।
नेक्स्ट, डीएनए की संरचना की बात करें दोस्तों, तो द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए की संरचना कैसी होती है? कोन, स्पाइरल, स्फेरिकल, डबल हेलिक्स, क्या होगा? तो आपको याद होगा डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल है, डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल है जो वाटसन एंड क्रिक ने, वाटसन एंड क्रिक ने दिया है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन एक भूगर्भित वनस्पति नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अंडरग्राउंड प्लांट? पोटैटो, जिंजर, कैरट, कलीफ्लावर, क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अंडरग्राउंड प्लांट? इनमें से कौन एक भूगर्भित वनस्पति नहीं है? तो क्या है नहीं, भूगर्भित मतलब जो जमीन के अंदर, फूल गोभी, ये जमीन के अंदर दिखता है क्या? आपको आलू दिखेगा, अदरक दिखेगा, गाजर दिखेगा। अब इनमें से कौन हम स्टेम खाते हैं, कौन हम रूट खाते हैं? तो दोस्तों आपको याद होगा, रूट की बात करेंगे तो आप उनमें से क्या निकल कर आएगा? जैसे स्टेम की बात करें तो आप देख लो एक ट्रिक के जरिए, हद कर दी आपने, मतलब क्या हो गया दोस्तों? अगर आप देखोगे तो हद यानी हल्दी, क्या खाते हैं? स्टेम, केसर, अदरक, है ना, देख लो, फिर आलू, प्याज, लहसुन, लेकिन जो जड़ है वो क्या निकल कर आएगा? गाजर, मूली, सलजम, है ना, ये क्या है दोस्तों? तो हम इसका जड़ खाते हैं। क्या खाते हैं? जड़ खाते हैं, याद रखिएगा। उस रोग का नाम बताएं जो मच्छरों से नहीं फैलता है, आराम से देखने के बाद, मलेरिया, डेंगू, पिंचवर, येलो फीवर, ये सब है, तो क्या निकल कर आएगा? सर घेंगा, ग्वाइटर, ये किसके कमी से होता है? तो सर ये आयोडीन की कमी से, ये आयोडीन की कमी से, किसी कमी से? आयोडीन की कमी से, याद रखिएगा। नेक्स्ट, सर सही चयन करें, सेलेक्ट द करेक्ट वन। फ्लोरा एनिमल से, फौना प्लांट से, फ्लोरा प्लांट से, फौना प्लांट से, फ्लोरा एनिमल्स, फौना एनिमल्स, क्या निकल कर आएगा? तो फ्लोरा और फौना आपको याद होगा ये डी है। जो दोस्तों आपको देखेंगे कि फ्लोरा फ्लोरल पौधे हैं, फौना पशु हैं, और आपको याद होगा दोस्तों कि ये आपको रेड डेटा बुक में, रेड डेटा बुक में भी आपको देखने को मिलता है, जो इंडेंजर्ड है, इंडेंजर्ड स्पीशीज है, क्या वो एनिमल हो या प्लांट हो। क्यों? फंगी, कवक एक प्रकार से है ना, तो इंडेंजर्ड स्पीशीज जो विलुप्त के कगार पर है, हम उसे रेड डेटा बुक में देखते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो फ्लोरा, फ्लोरा इज द प्लांट लाइफ अकरिंग इन अ पार्टिकुलर रीजन और टाइम, जबकि फौना, फौना इज ऑल द एनिमल लाइफ ऑफ एनी पार्टिकुलर रीजन और टाइम। यानी फौना में क्या आ गया? तो जितने भी एनिमल किंगडम है, और फ्लोरा में क्या आ गया? जितने भी प्लांट है ना, ये फ्लोरा और फौना है। आगे, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कौन सा है? द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया, नाइट्रिक ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 12 क्या निकल कर आएगा? द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग इज, क्वेश्चन नंबर 12, तो क्या निकल कर आएगा दोस्तों? नाइट्रस ऑक्साइड, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। ग्रीन हाउस गैस आपको याद होगा, ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड दोस्तों आपको याद होगा, है ना, N2O, जो हंसाने वाली गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड कौन कौन सी गैस ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेदार है? तो आपको याद होगा, कई बार मैंने पढ़ाया है ट्रिक के जरिए, मीना का जलवा, तो दोस्तों मीथेन जिसे मार्स गैस बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, फिर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, फिर जलवाष्प यानी वाटर वेपर, सबसे ज्यादा वाटर वेपर होता है, वाटर वेपर, और फिर ओजोन दोस्तों, फिर क्या है? ओजोन है, फिर क्या है? ओजोन है ना, ये याद रखिए बिल्कुल। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन है? नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। अरे आगे, डीप गली, स्लीप पॉइंट, लॉन्ग लेग, इनमें से किस खेल से जुड़े नाम? अभी तो भाई सबसे ज्यादा इसकी चर्चा है, आईपीएल चल रहा है, T20 क्रिकेट होने वाला है, और अब तो क्रिकेट ऐसा है कि 12 महीना आपको देखने को मिलता है, कभी टेस्ट, कभी वनडे, कभी ये लीग, कभी वो लीग, कोई ना कोई तो क्रिकेट चलता रहता है। पहले तो सीजनल होता था, वेट करते थे हम लोग लंबे समय के, कब इंडियन क्रिकेट कब कहाँ खेलने वाली है। अब तो ऐसा हो गया कि बिल्कुल देखने को मिलता है हमेशा। तो दोस्तों ये क्या है? क्रिकेट है। आप देखोगे इमेज के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए, है ना, ये देखो, फर्स्ट स्लिप, सेकंड स्लिप, थर्ड स्लिप, ये गली है, यहाँ विकेट कीपर, यहाँ एम एस धोनी खड़े हैं, ये स्क्वायर लेग है, ये शॉर्ट लेग है ना, ये मिड विकेट है, ये देखो ये लॉन्ग ऑन है, ये लॉन्ग ऑफ है ना, ये पूरा पूरा ये थर्ड मैन है, आप देख सकते हो, ये फाइन लेग है। तो पूरा का पूरा ये आपका जो स्टेडियम है ना, बाकी बात ये पिच है, जो 22 गज के पिच देखने को मिलते हैं। तो कुछ ये वर्ड हैं, ये क्रिकेट के वर्ड हैं, ये आपको परेशान करेंगे। जो कि जिनको क्रिकेट में रुचि है उनके लिए कोई बहुत ईजी है, बहुत आसान है, लेकिन वैसे बच्चे जिनको क्रिकेट में रुचि नहीं है,
तो जो स्पोर्ट्स वर्ड हैं वो आपके हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आप अगर देख लो बटरफ्लाई, ये आपको कहाँ तैराकी में देखने को मिलता है ना, टेनिस है, टेबल टेनिस है, फुटबॉल है। तो ये जो स्पोर्ट्स वर्ड हैं इसे आप जरूर करके जाइएगा, क्योंकि इस बार एनटीपीसी में ग्रुप डी में बहुत परेशान किया था बच्चों को। ठीक है, तो ऐसे करके हम देखते चले जाएंगे। ठीक है, आ जाइए आगे। इनमें से क्या विशिष्ट रूप से अंटार्कटिका में पाया जाता है? सिल, पोलर बियर, पेंगुइन, एल्वेट्रस। क्वेश्चन नंबर 14 क्या निकल कर आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूसिवली फाउंड इन अंटार्कटिका? तो अंटार्कटिका मतलब दोस्तों सबसे नीचे हो गया पेंगुइन, ये पोलर रीजन में होगा, लेकिन अंटार्कटिका में केवल और केवल आपको पेंगुइन देखने को मिलेगा, है ना। आइए देखते हैं। तो दोस्तों ये अंटार्कटिका है, ये नीचे। महासागर की बात करें तो ये सबसे बड़ा महासागर का क्या होगा? पैसिफिक। दूसरे नंबर पे अटलांटिक, तीसरे नंबर पे इंडियन, चौथे नंबर पे सदर्न या अंटार्कटिका, पांचवें नंबर पर आर्कटिक ओशियन। अगर हम महादेश की बात करें तो नंबर 1 पे एशिया, नंबर 2 पे अफ्रीका, नंबर 3 पे नॉर्थ अमेरिका, नंबर 4 पे साउथ अमेरिका, नंबर 5 पे अंटार्कटिका, नंबर 6 पे यूरोप, नंबर 7 पे ऑस्ट्रेलिया। नंबर 7 पे ऑस्ट्रेलिया। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। अटलांटिक ओशन की बात करें, आपको याद होगा दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो शेप कैसा इसका है? तो बिल्कुल एस की तरह। कैसा शेप है? बिल्कुल एस की तरह है। याद तक सबसे बिजी ओशन कौन है? अटलांटिक ओशियन है ना। आ जाइए, ये आप देख सकते हो दोस्तों, ईस्ट अंटार्कटिका में ये पेंगुइन है। ये पेंगुइन सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा यहीं पे। ठीक है, नेक्स्ट। पीर पंजाल श्रेणी निम्नलिखित में से किसका हिस्सा था? हिमाद्री, लोअर हिमालयाज, शिवालिक या पूर्वांचल? क्या निकल कर आएगा? पीर पंजाल रेंज वाज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो दोस्तों पीर पंजाल की बात करें, ये आपको निम्न हिमालय, लोअर हिमालय में देखने को मिलेगा। किसमें देखने को मिलेगा दोस्तों? लोअर हिमालय में, निम्न हिमालय में, है ना। आपको याद होगा दोस्तों कि हिमालय को की जो श्रेणी है, 3 श्रृंखला है। सबसे पहले ट्रांस हिमालय है, इसके बाद ग्रेटर हिमालय है, इसके बाद लेसर हिमालय या मिडिल, या इसके बाद फिर शिवालिक या फिर आउटर। तो क्या पूछा? पीर पंजाल पूछ रहा है, तो कहां आपको देखने को मिलेगा? लोअर हिमालय में, है ना। शिवालिक या आपको, अब पूर्वांचल की बात करें तो ये दोस्तों आपको देखने को कहां मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश के आसपास वाले एरिया में। ठीक है, आ जाइए आगे। दोस्तों पीर पंजाल श्रेणी लघु हिमालयी क्षेत्र का हिस्सा है, जिसमें कौन कौन से राज्य यूटी है? हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है। पीर पंजाल रेंज जो है दोस्तों जम्मू और कश्मीर में पटनी टॉप के पास से शुरू होकर हिमाचल प्रदेश के गढ़वाल क्षेत्र में गुजरती है। अंत में धौलाधार श्रेणी है, जिसे हम बाहरी हिमालय या लघु हिमालय के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। ये आप देख सकते हो पीर पंजाल रेंजेस, देख रहे हो, ये ग्रेटर हिमालय है, इसके बाद ये लेजर हिमालय, यहाँ पे आपको शिवालिक देखने को मिलेगा, है ना। और ये ट्रांस हिमालय में आपको काराकोरम रेंज देखने को मिलेगा। सरकारी एजेंसी का नाम बताना है दोस्तों, जो भारत में खाद्यान्नों के क्रय और संचय के लिए जिम्मेदार है। अगर आप रेलवे स्टेशन के आसपास हैं या आपके शहर में रेलवे स्टेशन है, तो आपने एफसीआई का नाम सुना होगा। एफसीआई का गोडाउन मतलब जो अनाज हैं वहां पर स्टोर किए जाते हैं। जनरली गेहूं, आपको अक्सर सुनने को मिलेगा कि एफसीआई के गोडाउन में इतने क्विंटल गेहूं बर्बाद हो गया। कारण क्या है ना, वो बिल्कुल प्लास्टिक से कवर कर दिए जाते हैं। बारिश अगर तेज हुई तो वो अनाज हमारा खराब हो जाता है। तो मतलब क्या है, काम किसका है दोस्तों? एफसीआई का है। आप एफसीआई का भी एग्जाम दे सकते हैं। एसएससी कंडक्ट कराती थी, अलग से अब एफसीआई का एग्जाम होता है। जबरदस्त जो जॉब भी है, पोस्ट भी है ना। तो तैयारी करिए, वही सिलेबस है जो एसएससी का सिलेबस है। तो सरकारी एजेंसी का नाम बताना है दोस्तों, जो कौन? एमएसपी आप देखोगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये क्या है दोस्तों? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी किसान, सरकार ये तय करती है। जो अब किसान आंदोलन हुआ था, इसी को बात को लेके हुआ था ना। तो एक सरकार एक कीमत तय करती है, उस कीमत से नीचे में वो अनाज बेच नहीं सकता, यानी बेचेगा नहीं मार्केट में। पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो आपको सरकार कोटे में देती है, चावल, गेहूं, चीनी। तो वो क्या है? पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, याद रखिएगा, है ना। तो दोस्तों आप देखोगे एफसीआई एक कैसा है सर? तो आप याद रखिएगा, सांविधिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो 1965 में स्थापित किया गया है। क्या दोस्तों? 1965 में स्थापित किया गया, याद रखिएगा। देश में भीषण अन्न संकट, विशेष रूप से गेहूं के अभाव के चलते इस निकाय की स्थापना की गई है। आपको याद होगा 1965-66 में ही अकाल हुआ था, 1965-66 में ही हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो दोस्तों इसके साथ ही किसानों के लिए लाभकारी मूल्य की सिफारिश करने के लिए 1965 में ही कृषि लागत और मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी, सीएससीपी की स्थापना की गई थी। ठीक है, भारत के लिए पहली बार समुद्री मार्ग की खोज किसने की? आसान सवाल। ब्रिटिश, फ्रांस, पुर्तगाली, डच। आपको याद होगा कि पहले यूरोपीय हैं
कौन? पुर्तगाली, जो भारत आए थे 1498 में। कौन? वास्को ड गामा आया था। तो इसी ने खोज की थी दोस्तों। आप देखोगे तो ये उत्तमासा अंतरिप है, केप ऑफ गुड होप से होते हुए ये भारत के कालीकट केरल में, जहां पर जमोरिन इसका स्वागत करता है, इसका स्वागत करता है। ठीक है, आते आगे वास्को ड गामा 170 लोगों के साथ लिस्बन से रवाना हुआ और दोस्तों 1497 में 8 जुलाई को निकला यूरोप से भारतीय समुद्र पहली समुद्र यात्रा पर। 27 दिन लगा और इस बीच उसके 30 साथी मारे जाते हैं। उनकी यात्रा ने पुर्तगाली उपनिवेशवाद स्थापित करने का रास्ता खोल दिया। मालाबार तक होते हुए, लक्षद्वीप के होते हुए केरल पहुंचा था, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अभी हमने कहा था कि महात्मा गांधी 1915 में कहां से भारत लौट आए थे। आपको याद होगा कि हमने क्वेश्चन भी किया कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो कब दिया था? ये जब दक्षिण अफ्रीका से 1915 में वापस आते हैं और 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है, उसे समय देते हैं। तो कब लौटते हैं? 9 जनवरी को दोस्तों। इसीलिए हम 9 जनवरी को NRI डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, याद रखिएगा। गए थे कब दक्षिण अफ्रीका? तो क्या याद रखिएगा दोस्तों? 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में ये अफ्रीका गए थे। ठीक है, आ जाइए आगे। 8 अप्रैल 1929 को किसने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था? आपको याद होगा कि बहरों को आवाज सुनाने के लिए धमाका करना जरूरी है, कहा गया था ना, क्योंकि दो चीजों पर बहस हो रही थी विधानसभा असेंबली में, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। इसी बात को लेके भगत सिंह ने बम फेंका था दोस्तों। किसने? भगत सिंह ने। तब ये पकड़े गए और इसीलिए 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी गई। जबकि इस कांड के लिए नहीं, जेपी सॉन्डर्स की जो हत्या की गई थी लाहौर में, इसीलिए भगत सिंह को फांसी दी गई थी, याद रखिएगा। तो जब अंग्रेजों के बहरे कानून को सुनाने के लिए हुए धमाके, कब? 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में क्रांतिकारियों ने बम फेंका था। पब्लिक सेफ्टी बिल क्या है दोस्तों? इससे क्या है ना कि हम किसी भी अंग्रेज अधिकारी पर अगर गोली बारी करते हैं तो उसके एवज में हमें सजा का प्रावधान था। और ट्रेड डिस्प्यूट बिल क्या है दोस्तों? कि आप स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं। अगर आप हड़ताल करते हैं तो आपको 1 महीना पहले बताना होगा सरकार को। ये दोनों खतरनाक थे हमारे लिए, है ना, इसीलिए बम फेंका था। इस बम कांड में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। क्यों? 7 अक्टूबर 1930 को सॉन्डर्स की हत्या के मामले में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई और फांसी दे दी गई 23 मार्च 1931 को, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए आगे। इनमें से कौन सा शहर एक केंद्र शासित प्रदेश है? आसान सवाल है ये। शिमला, अमृतसर, चंडीगढ़, लखनऊ। तो आपको याद है दोस्तों, चंडीगढ़। कितने यूटी हैं? तो आपको याद होगा 8 यूटी हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने यूटी हैं और उसका अगर नाम आप बता सकते हैं तो हमें अच्छा लगेगा, है ना दोस्तों। आज का सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। आज का सेशन छोटा इसलिए रखा क्योंकि आपको पता है कि बहुत मुश्किल से समय निकाल कर आपके लिए रिकॉर्ड किया, इसलिए ताकि मतलब आपको ना लगे कि सर अब क्लासेस ACGI कमीशन क्लासेस पे नहीं होगी। क्या बिल्कुल होगी। हमें 2-4 दिन का समय दे दो, जितने सारे सेमिनार हैं वो निपट जाएंगे। इसके बाद फिर अपन जो भी क्लास चल रहा था सुबह 11 बजे, रात 10 बजे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और कोशिश होगी हमारी कि कम से कम रात 10 बजे वाली क्लास आधे घंटे की भी हो, लेकिन आधे घंटे की क्लास आपको हम बिल्कुल प्रोवाइड करें। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नए सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।